पर फर्स्ट अब हम आ चुके हैं कॉम्प्रिहेंसिव में बच्चे। हम क्या सॉल्व करें, कॉम्प्रिहेंसिव जो मॉसबी के लास्ट के क्वेश्चंस हैं कॉम्प्रिहेंसिव, उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हमसे क्या पूछ रहे हैं। वो पूछ रहा है व्हाट शुड द नर्स डू टू असेस द न्यूरोवस्कुलर स्टेटस ऑफ एन एक्सट्रीमिटी कास्टेड फ्रॉम एंकल टू थाई। मान लीजिए किसी ये व्यक्ति है, इसका ये नी है, ये पाँव है और इसका पूरा का पूरा कास्ट लगा हुआ है यानी प्लास्टर लगा हुआ है। एंकल से स्टार्ट हुआ है पूरा प्लास्टर थाई तक लगा हुआ है। ये कह रहा है कि आप इसके पाँव की न्यूरोवस्कुलर स्टेटस देखने के लिए क्या करेंगे। बच्चे ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया, आप जब भी किसी के कास्ट या प्लास्टर लगा होता है आप हमेशा क्या करते हो, एक तो यहाँ की पल्स चेक करते हो, लेकिन यहाँ पर पल्स का ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप इस टो को, जो ये टो नेल है, अंगूठे का टो है, इसको इस पर करोगे ब्लांच टेस्ट या फिर कैपिलरी रिफिल टेस्ट। कैपिलरी रिफिल टेस्ट यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड अ नर्स डू टू असेस द न्यूरोवस्कुलर स्टेटस ऑफ एन एक्सट्रीमिटी कास्टेड फ्रॉम एंकल टू थाई। एंकल से लेके थाई तक कास्टेड है एक्सट्रीमिटी, प्लास्टर लगा हुआ है, न्यूरोवस्कुलर स्टेटस पता करना है। तो जो अंगूठा है ना उसको हम उंगली से दबाएंगे और फिर छोड़ेंगे। अगर उसमें ब्लड एकदम से भर जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि न्यूरोवस्कुलर स्टेटस बिल्कुल सही है, जिसे ब्लांच टेस्ट कहा जाता है या फिर कैपिलरी रिफिल कहा जाता है, कैपिलरी रिफिल टेस्ट। और ये कितना आना चाहिए, 3 सेकंड से पहले नॉर्मल आ जाना चाहिए बच्चे। ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कैपिलरी रिफिल टाइम नॉर्मल कितना होता है, 3 सेकंड के अंदर वापस। जैसे हम अंगूठे को दबाएंगे वो वाइट होगा, उसके बाद जैसे ही छोड़ेंगे वो 3 सेकंड के अंदर रेड हो जाना चाहिए। हम समझ जाएंगे न्यूरोवस्कुलर स्टेटस बेहतरीन है। तो यहाँ पर जाएंगे कंप्रेस द एंड रिलीज द क्लाइंट टोनेल। क्लाइंट के टोनेल को कंप्रेस करो और रिलीज करो। कई बार जब कास्ट लगा होता है तो हम यहाँ पर सर्कुलेशन के लिए भी चेक करते हैं बच्चे कि यहाँ पर अच्छे से सर्कुलेशन जा रहा है या नहीं। उसके लिए हम 5P का यूज़ करते हैं, पेन, पैरेस्थीजिया, पैरालिसिस। अब देखिए मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। अगर कभी वो सर्कुलेशन असेसमेंट के लिए बोले तो आप क्या देखोगे, पेन। अगर अंगूठे में पेन हो रहा है तो आपको चिंता की बात है। पल्स आप देखो कि पेडल पल्स आ रहा है या नहीं है आपको, अगर आ रहा है तो नॉर्मल है, नहीं आ रहा है तो चिंता की बात है। पेलर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका पाँव पेल हो रहा है। अगर उसका पाँव पेल हो रहा है तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं पहुंच रहा है। नेक्स्ट पैरेस्थीजिया। पैरेस्थीजिया यानी उसको टिंगलिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, हमने उसको ये चुबाया है, देखिए कील चुबाई है, नेल चुबाया है और वो कह रहा है नो मुझे तो फील ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो पैरेस्थीजिया यानी उसे कुछ फील नहीं हो रहा है, सेंसेशन नहीं हो रहा है। पैरालिसिस, पैरालिसिस यानी कि वो अपने टो वगैरह को मूव नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी की सारी दिक्कत की बात है, टो को मूव ना कर पाना, कुछ फील ना होना, कुछ चुबा के, है ना, वहाँ पर पेलर होना, पल्स का ना होना, पेन होना, ये सारी चिंता की बातें। इन्हें कहते हैं 5P। ये 5P होते हैं और सर्कुलर असेसमेंट में काम आते हैं। पेन, पल्स, पेलर, पैरेस्थीजिया, पैरालिसिस नहीं भूलिएगा, एनक्लेक्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अ नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, यानी कि एक फीमेल है उसको मीनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है। द टेंटेटिव डायग्नोसिस एंडोमेट्रियल कैंसर, और हमने डायग्नोसिस बनाया है कि इस लेडी को एंडोमेट्रियल कैंसर है। वट विच फाइंडिंग इन द क्लाइंट हिस्ट्री आर रिस्क एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियल कैंसर। किन औरतों में एंडोमेट्रियल कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। आप ध्यान से सुनिए बच्चे मेरी बात। ऐसी औरतें, ऐसी फीमेल जो ओबीज है, ओबीसिटी बढ़ा देता है एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क को, याद रखना। तो पहला पॉइंट होगा फर्स्ट। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ मल्टी पैरिटी, नहीं बच्चे हमेशा याद रखना नल्ली पैरिटी। अगर कभी किसी लेडी का कोई बच्चा नहीं हुआ है तो उसमें ज़्यादा रिस्क होता है कैंसर का। तो इसीलिए एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क भी किस में ज़्यादा होगा, नल्ली पैरिटी वाली वुमेन में, ना कि मल्टी पैरिटी। नेक्स्ट, सिगरेट स्मोकिंग का कोई लेना देना नहीं है। अर्ली ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज, नहीं बच्चे, जिसका लेट ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज होता है, जिस फीमेल में लेट मेनोपॉज आता है उसमें खतरा बढ़ जाता है कैंसर होने का। एंडोमेट्रियल कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है उस लेडी में जिसका लेट मेनोपॉज है, अर्ली मेनोपॉज नहीं। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। फैमिली हिस्ट्री रही होगी एंडोमेट्रियल कैंसर की, जी हाँ, कैंसर जेनेटिक होता है तो अगर फैमिली हिस्ट्री होगी तो लेडी को भी होगा। प्रीवियस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, और पहले उसकी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की गई होगी, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से भी आपको क्या देखने को मिलेगा,
एंडोमेट्रियल कैंसर। क्यों बच्चे? क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम देते हैं एस्ट्रोजन, और ये माना जाता है कि एस्ट्रोजन के एक्सपोजर, ज़्यादा एक्सपोजर हो जाने की वजह से ही फीमेल में एंडोमेट्रियल कैंसर होता है। एंडोमेट्रियल कैंसर होता है किसके एक्सपोजर की वजह से? एस्ट्रोजन। इसलिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की वजह से हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, ओबिसिटी में हो सकता है, नल्ली पैरिटी वाली वुमेन को ज़्यादा रिस्क है, लेट मेनोपॉज जिसका आया उसको जो ज़्यादा रिस्क है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे। अ क्लाइंट हैज़ अ ब्रेस्ट कैंसर, एक क्लाइंट को ब्रेस्ट कैंसर है और उसका पोस्ट लंपेक्टमी कीमोथेरेपी किया गया है, मतलब लंप को रिमूव करने के बाद कीमोथेरेपी दिया जा रहा है, एंड नाउ इज शेड्यूल्ड फॉर रेडिएशन ऑन एन आउट पेशेंट बेसिस, और अब उसको रेडिएशन थेरेपी के लिए तैयार किया जा रहा है ओपीडी बेसिस पे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन वाइल द क्लाइंट इज रिसीविंग रेडिएशन? रेडिएशन जब कोई व्यक्ति रिसीव करता है तो नर्स को उसको क्या क्या बताना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब भी किसी व्यक्ति को रेडिएशन हम देते हैं बाहर से, अगर बाहर से आप इस तरीके से रेडिएशन देते हो तो उसे आप क्या कहते हैं? टेलीथेरेपी। टेलीथेरेपी। अगर आप किसी को टेलीथेरेपी या रेडिएशन बाहर से दे रहे हो तो ध्यान रहे, जिस जगह पर आप रेडिएशन देते हो ना, वहाँ पर इंक से मार्क कर देते हैं। इस तरीके से इंक से मार्क कर देते हैं कि यहाँ पर आपको रेडिएशन देना है। अब वहाँ पर अगर हम इंक से मार्क कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, उस इंक को मिटाना नहीं है। घर जाके ऐसा नहीं कि उस इंक को मिटा दिया, वरना नेक्स्ट डे उनको पता नहीं चलेगा कि रेडिएशन कहाँ पर देना है। बाउंड्रीज बनाई होती है उन्होंने। तो एक क्वेश्चन एनक्लेक्स में ये आता है कि उस इंक को ना हटाएं। दूसरा, वहाँ पर कोई पाउडर ना लगाए, कोई लोशन ना लगाए, वरना जो ये रेज जा रही हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी उन पाउडर की वजह से, उन लोशन की वजह से। तो वहाँ पर कोई पाउडर ना लगाएं, कोई लोशन ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखना। वहाँ पर की इंक को रिमूव ना करें, लोशन वगैरह। अच्छा, अगर आपको एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो ध्यान रखें धूप में ना निकलें। धूप में निकलने से मना करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है एनक्लेक्स का। लोशन वाला क्वेश्चन भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इंक नहीं मिटाना है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। धूप में नहीं निकलना है। लूज क्लोथ्स पहनने हैं, बहुत ढीले ढारे कपड़े पहनने हैं आपको, ठीक है। और जिस जगह पर आपको रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है उस जगह में आपको देखना है जो स्किन होगी वहाँ पर रेडनेस, और किसके लिए देखना है, कहीं स्किन रेड तो नहीं हो रही, कहीं वहाँ पर इरिटेशन तो नहीं हो रही है। इस चीज़ के लिए आपको बार बार उस जगह को देखते रहना है, ठीक है। क्यों? रेडिएशन क्या करती है? स्किन को डैमेज करती है। तो आपको रेडनेस और इरिटेशन के लिए देखते रहना है जहाँ पर रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो ध्यान रहे आपको रोज़ एसेस करना है उस साइट को जहाँ पर रेडिएशन दी जा रही है रेडनेस एंड इरिटेशन के लिए। यही सही आंसर होगा। रेडनेस एंड इरिटेशन के लिए रोज़ उस साइट को क्या करो? इंस्पेक्ट करो। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है बच्चे? रिंस द रेडिएटेड साइड विद एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन। कभी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लेन वाटर से आप वहाँ पर रिंस कर सकते हो, प्लेन वाटर से। बाकी कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं लगानी है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अप्लाई लोशन ट्वाइस डेली। लोशन अप्लाई नहीं करते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कभी भी लोशन अप्लाई मत करना उस जगह में। एनकरेज द क्लाइंट टू वेयर अ स्नग फिटिंग ब्रा बिटवीन रेडिएशन ट्रीटमेंट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्नग फिटिंग ब्रा और इरिटेट करेगा इरेडिएटेड स्किन को, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। टाइट क्लोथिंग नहीं पहननी है, लूज क्लोथिंग पहननी है। अब क्लाइंट प्रॉब्लम विद इनफेक्टिव कंट्रोल इज आइडेंटिफाइड विद अ सडन डिक्रीज। ये कोई इससे रिलेटेड पॉइंट नहीं है। आंसर यही जाएगा कि रेडिएटेड साइड को इरिटेशन के लिए और रेडनेस के लिए देखेंगे। अब कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। पेशेंट एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी वाले को क्या क्या टीचिंग देंगे। स्किन ओवर टारगेटेड एरिया विल बी मार्क्ड, डू नॉट वॉश ऑफ दिस मार्क्स। मैंने बताया ना, जो इंक लगाई गई है कि कहाँ पर हमें रेडिएशन देना, उनको कभी भी वॉश ऑफ ना करें, उनको कभी भी धोए ना घर जाके। नेक्स्ट, वॉश स्किन ओवर अफेक्टेड एरिया विद माइल्ड सोप एंड वाटर, जेंटली पैट ड्राई। सिर्फ माइल्ड सोप और वाटर से आप वॉश कर सकते हो और कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, डू नॉट अप्लाई लोशन पाउडर ऑइंटमेंट टू इरिटेटेड स्किन। जो स्किन है
जहाँ पर रेडिएशन थेरेपी चल रही है वहाँ पर लोशन, पाउडर, ऑइंटमेंट अप्लाई नहीं करते हैं। वेयर लूज सॉफ्ट क्लोथिंग, हमेशा सॉफ्ट लूज क्लोथिंग आपको यूज़ करनी है। अवॉइड सन और हीट एक्सपोजर अफेक्टेड एरिया, हमेशा जहाँ पर जिसकी रेडिएशन थेरेपी चल रही है उसको बोलना है कि आपको धूप में नहीं निकलना है, हीट एक्सपोजर से, सन से दूर रहना है। और ये 1 2 3 4 5 ये पाँचों क्वेश्चन न जाने कितनी बार नॉर्थ साइड में पूछा गया है और एनक्लेक्स में हर बार अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा ये चीज़। और अब देखिए जिनको इंटरनल रेडिएशन, जिन पेशेंट के अंदर रेडिएशन को इम्प्लांट करते हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। एक बात याद रखना, नो प्रेग्नेंट स्टाफ, प्रेग्नेंट स्टाफ उनकी केयर नहीं करेगा जिनके अंदर रेडिएशन इम्प्लांटेड है। एक तो प्रेग्नेंट नर्स कभी उसको केयर नहीं देगी। दूसरा, फ्लश टॉयलेट यूज बाय पेशेंट सेवरल टाइम, क्योंकि उसके अंदर रेडिएशन इम्प्लांट है तो वो जब टॉयलेट को यूज़ करता है तो उसको बोलना होता है कि आपको टॉयलेट को बार बार फ्लश करना है क्योंकि आपका जो स्टूल और यूरिन है वो भी रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ से याद रखिएगा क्योंकि ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। ओके, आपको लेड एप्रन पहनना है, विजिटर्स को कम अलाउ करना है। ये देखिए, प्रोवाइड प्राइवेट रूम, अगर उसका इम्प्लांट लगा हुआ है अंदर बॉडी के तो उसको प्राइवेट रूम देना है। रेडियो एक्टिव मटेरियल शुड बी प्लेस्ड आउटसाइड, रेडियो एक्टिव मटेरियल साइन, आपको बाहर साइन लगाना है कि अंदर जो व्यक्ति है उसके अंदर रेडिएशन इम्प्लांटेड है। प्रेग्नेंट स्टाफ केयर नहीं करेगी। डॉर्सीमीटर आपको वेयर करना है ताकि पता चलता रहे कि आपको कितना एक्सपोजर हो रहा है। विजिटर्स को 30 मिनट से ज़्यादा अलाउ नहीं करना है उस रूम के अंदर रहना। विजिटर्स को बोलना है कि आपको 6 फीट दूर खड़ा रहना है। ठीक है, ऑल ड्रेसिंग एंड लिनन सेव्ड अंटिल इम्प्लांट रिमूव्ड, सारे ड्रेसिंग और लिनन को सेव रखना है। लेड कंटेनर पहन के रखना है। लॉन्ग हैंडल्ड फोर्सेप रूम में रखना है डिसलॉजमेंट के लिए, कि अगर कहीं गलती से जो इम्प्लांट है वो अंदर से बाहर डिसलॉज हो जाए तो मैं लॉन्ग हैंडल्ड फोर्सेप से उसको पकड़ के कंटेनर में डाल दूं, उसके लिए लॉन्ग हैंडल्ड फोर्सेप रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और टॉयलेट को बार बार फ्लश करना है। इंटरनल रेडिएशन से ये क्वेश्चन बनते हैं, एक्सटर्नल रेडिएशन से वो क्वेश्चन बनते थे, मैंने आपको सारे बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अ क्लाइंट प्रॉब्लम विद इनइफेक्टिव कंट्रोल ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़, एक क्लाइंट को टाइप 1 डायबिटीज़ है, इज आइडेंटिफाइड व्हेन अ सडन डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज फॉलोड बाय, अचानक से उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम होता है और उसके बाद रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। पहले उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम होता है, ब्लड का ग्लूकोज बहुत कम होता है और उसके बाद ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा चीज़ देखने को मिल रहा है। व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन दिस इवेंट अकर, नर्स को क्या करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में एक कॉन्सेप्ट समझाया है बच्चे, उस कॉन्सेप्ट का नाम है सुमैगी इफेक्ट। सुमैगी इफेक्ट, सुमैगी इफेक्ट में क्या होता था बच्चे, सोमोगी इफेक्ट। सोमोगी इफेक्ट में क्या होता था, एक व्यक्ति रात को सोने जाता है, उसको डॉक्टर ज़्यादा इंसुलिन दे देता है। मान लो उसकी इंसुलिन की डोज ज़्यादा है। अब अगर उसकी इंसुलिन की डोज ज़्यादा है तो होता क्या है कि इंसुलिन ज़्यादा देने की वजह से उसका रात को 12 से 1 बजे ग्लूकोज बहुत कम हो जाता है, ग्लूकोज काफ़ी कम हो जाता है। और जब इतना कम ग्लूकोज होता है तो बॉडी देखती है ग्लूकोज तो बहुत कम हो गया है, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी रिलीज़ करती है कुछ ऐसा जिससे ग्लूकोज बढ़े। और वो क्या क्या है, बॉडी ग्लूकागन निकालती है, ग्लूकागन, बॉडी एपिनेफ्राइन निकालती है, रिलीज़ करती है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करती है, ये सब बॉडी रिलीज़ करती है ताकि जो कम ग्लूकोज हो रखा है ना वो बढ़ जाए। और इस बार बॉडी क्योंकि हार्मोन निकाल रही है तो वो ग्लूकोज काफ़ी बढ़ जाता है। तो पहले तो व्यक्ति को क्या देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन उसके बाद 12-1 बजे उसको हाइपोग्लाइसीमिया नज़र आ रहा है, लेकिन सुबह 3-4 बजे जब वो उठता है तब व्यक्ति में देखने को मिलता है हाइपरग्लाइसीमिया। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक व्यक्ति सो रहा है नॉर्मल अपने इंसुलिन की डोज लेके और उसको 12-1 बजे तो हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, जब सुबह उठ रहा है तो रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। रिबाउंड यानी दोबारा से कम होने के बाद दोबारा से उसको हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। बताओ उसको क्या हो रहा है। तो पहले तो आंसर जाएगा उसको हो रहा है सोमैगी इफेक्ट। सोमैगी इफेक्ट में क्या होता है, पहले हाइपोग्लाइसीमिया होता है, पहले हाइपोग्लाइसीमिया होता है और बाद में फिर बॉडी देखती है कि ग्लूकोज बहुत कम है तो हाइपरग्लाइसीमिया करा देती है। ठीक है, अब
ऐसे डॉक्टर को अगर आप सलाह दोगे तो क्या दोगे? हम उनको बोलेंगे भाई साहब ये जो इंसुलिन की डोज आपने ज़्यादा करी है ना, इसको कम करो, थोड़ा इसको कम करो, ताकि यहाँ पर उसको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। और अगर यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा तो शरीर ज़्यादा करेगा ही नहीं ग्लूकोज का लेवल, ठीक है। तो उसकी इंसुलिन की डोज कम करने के लिए बोला जाता है। यही क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति जिसको सुमेगी इफेक्ट हो रहा है उसको डॉक्टर को क्या एडवाइस करेगी नर्स बोलेगी कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा इंसुलिन की डोज कम करो ताकि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो और उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया ना हो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर इसका यही हो रहा था ना, पहले क्या हो रहा था, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो रहा था, सडन डिक्रीज हो रहा था और उसके बाद रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा था। तो हम डॉक्टर को क्या बोलेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे और ऑल्टर करेंगे इंसुलिन का प्रिस्क्रिप्शन। उसको बोलेंगे भाई इंसुलिन का प्रिस्क्रिप्शन थोड़ा कम कर। तो आंसर जाएगा 4, कोलैबोरेट विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू ऑल्टर द इंसुलिन प्रिस्क्रिप्शन। तो इसे सुमेगी इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अ क्लाइंट विद सीवियर प्रीक्लेम्सिया, एक लेडी जिसे सीवियर प्रीक्लेम्सिया है उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट टू इंश्योर हर फिजिकल सेफ्टी? उसकी सेफ्टी को बनाए रखने के लिए नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो मेरी बात सुनिए बच्चे, जिनको प्री इक्लेम्सिया है उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि वो प्री इक्लेम्सिया से उनको क्या हो सकता है, इक्लेम्सिया। और इनके इक्लेम्सिया में क्या आते हैं, सीजर्स आते हैं। तो अचानक से कभी भी लेडी को सीजर्स आ सकते हैं। तो ऐसी औरत जिसे प्री इक्लेम्सिया है उनमें हमेशा सीजर प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कभी भी प्री इक्लेम्सिया इक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो सकता है। तो सीजर प्रिकॉशन लेना सबसे मेन बात है। तो आंसर नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, प्लेस हर ऑन सीजर प्रिकॉशन। प्री इक्लेम्सिया की औरत को हमेशा सीजर प्रिकॉशन में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ क्लाइंट हु जस्ट स्टार्टेड ऑन अ रेजिमेन ऑफ हेलोपेरिडोल, एक व्यक्ति जिसे अभी अभी हेलोपेरिडोल स्टार्ट हुआ है, इज ऑब्जर्व्ड पेसिंग एंड शिफ्टिंग। उसमें क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है कि वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, घूमते जा रहा है, एक जगह पर चुप नहीं बैठ पा रहा है। वेट फ्रॉम वन फुट टू अनदर फुट, एक फुट से दूसरे फुट में बार बार वेट डाल रहा है। व्हाट साइड इफेक्ट शुड द नर्स डॉक्यूमेंट इन द क्लाइंट चार्ट? क्या साइड इफेक्ट है ये बताओ बच्चे? EPS, इसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, एंटी साइकोटिक्स का साइड इफेक्ट। एंटी साइकोटिक्स से होने वाला साइड इफेक्ट को क्या कहते हैं, EPS। और ऐसा कौन सा EPS है जिसमें व्यक्ति बहुत रेस्टलेस होता है, एक जगह पर टिक नहीं पाता, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, बहुत ही रेस्टलेसनेस, कभी भी शांत नहीं बैठ पाएगा। और जहाँ पर भी टर्म आए पेसिंग अराउंड या शिफ्टिंग फ्रॉम वन फुट टू अनदर, एक पाँव से दूसरे पाँव में वेट डाल रहा है या पेसिंग अराउंड इधर उधर चल रहा है, उसको हम कहते हैं बच्चे अकाथीजिया। क्या कहेंगे, अकाथीजिया। अकाथीजिया में याद रखना ये एंटी साइकोटिक का साइड इफेक्ट है। व्यक्ति एक जगह में चुप बैठ ही नहीं पाएगा, वो कभी इधर घूमेगा, कभी उधर घूमेगा, कभी यहाँ। एक जगह पर खड़े रहने के लिए बोलेंगे तो कभी एक पाँव उठाएगा, फिर दूसरा पाँव उठाएगा, फिर एक पाँव उठाएगा, फिर दूसरा पाँव उठाएगा। इसे कहते हैं अकाथीजिया। किसकी वजह से होता है, एंटी साइकोटिक। EPS के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, और एक और चीज़, हेलोपेरिडोल सबसे कॉमनली क्या करता है, मोस्ट कॉमनली हेलोपेरिडोल करवाता है EPS। ये क्वेश्चन भी आता है कि EPS सबसे ज़्यादा किससे देखने को मिलता है, हेलोपेरिडोल नाम की दवाई से, जो कि क्लास फर्स्ट, जनरेशन फर्स्ट एंटीसाइकोटिक्स में आती है, ठीक है। तो हेलोपेरिडोल मोस्ट कॉमनली क्या करवाता है, EPS करवाता है। यहाँ पर EPS पढ़ने की कोशिश करो बच्चे। ये देखिए, आँखों का ऊपर चले जाना, ऑक्यूलर्जिक क्राइसिस लिखा होगा, टंग प्रोट्रूजन, जीभ बाहर निकल जाना, और गर्दन का इस तरीके से टेढ़े हो जाना जिसे कहते हैं टॉर्टिकोलिस। अगर ये 3 शब्द क्वेश्चन में वो आपसे पूछे तो आप कहेंगे ये कौन सा EPS है, डिस्टोनिया, एक्यूट डिस्टोनिया। यहाँ पर देखिए, एक्यूट डिस्टोनिया में क्या क्या नज़र आता है, ऑक्यूलर्जिक क्राइसिस, टंग प्रोट्रूजन एंड टॉर्टिकोलिस। नेक्स्ट आता है सूडो पार्किनिज्म। सूडो पार्किनिज्म में सारे लक्षण कैसे आएंगे, पार्किनिज्म के, जैसे हाथों में ट्रिमर आना, सफलिंग गेट होना, कॉग व्हील रिजिडिटी होना, बहुत मुश्किल से वो अपना हाथ मोड़ पाता है। कॉग व्हील रिजिडिटी, सफलिंग गेट, ट्रिमर, ये सब किस में आते हैं, सूडो पार्किनिज्म। और एक्यूट डिस्टोनिया में ऑक्यूलर्जिक क्राइसिस, टंग प्रोट्रूजन एंड गर्दन का टेढ़ी हो जाना, टॉर्टिकोलिस होना। और याद रखें बच्चे, डिस्टोनिया सबसे पहले आता है EPS, सबसे जल्दी आने वाला। ऐसा कई बारी पेशेंट में देखा जाता है कि आप हेलोपेरिडोल लगाते ही, जैसे ही हेलोपेरिडोल लगाया वैसे ही पेशेंट इस तरीके का हो जाए,
ऑक्यूलर्जी क्राइसिस हो जाए, टार्डिव डिस्काइनेसिया हो जाए, सॉरी टंग प्रोट्रूजन हो जाए और टॉर्टिकोलिस हो जाए। नेक्स्ट आ जाओ टार्डिव डिस्काइनेसिया में। अब देखो टार्डिव डिस्काइनेसिया में क्या होता है, ग्रीमेसिंग, दांत को बार बार ऐसे रगड़ेगा बच्चे, एक्सेसिव ब्लिंकिंग, आंख बार बार झपकेगा, और लिप स्मैकिंग, बार बार लिप को इस तरीके से जीभ से चाटेगा। तो लिप स्मैकिंग, एक्सेसिव ब्लिंकिंग और ग्रीमेसिंग किसके अंदर आता है, टार्डिव डिस्काइनेसिया के अंदर। ये याद रखिएगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा ईपीएस से। और एकाथीसिया जो हमने पढ़ा उसमें क्या है, कंपेलिंग अर्ज टू टैप 1 फीट, वो एक फीट को एक जगह पे नहीं रख सकता है, वो बार बार इधर उधर चलता रहेगा, पेसिंग अराउंड, ठीक है, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। समझ में आया ईपीएस? चारों इमेज देख लीजिए। अब देखो बच्चे, जिसकी गर्दन इस तरीके से उड़की है, टॉर्टिकोलिस, ऑक्यूलर्जी क्राइसिस, ये डिस्टोनिया। यहाँ पर देखिए जीभ बाहर निकाला है, ब्लिंक कर रहा है, लिप स्मैकिंग कर रहा है, टार्डिव डिस्काइनेसिया। यहाँ पर देखिए सफलिंग गेट वगैरह नजर आएगी तो पार्किंसनिज्म, और स्टिल नहीं बैठ पाएगा तो अकथीसिया। अब यहाँ पर देखिए सूडो पार्किंसनिज्म में स्टूप्ड पोस्चर, सफलिंग गेट, रिजिडिटी, ठीक है, पिल रोलिंग ट्रिमर। एकथीसिया में रेस्टलेसनेस वगैरह। टार्डिव डिस्काइनेसिया में देखिए प्रोट्रूजन ऑफ रोलिंग ऑफ टंग, सकिंग, स्मैकिंग, मूवमेंट ऑफ लिप, च्यूइंग मोशन। और एक्यूट डिस्टोनिया में फेशियल ग्रिमिसिंग, इनवॉलंटरी अपवर्ड आई मूवमेंट, मसल स्पाज्म, लेरेंजियल स्पाज्म और टॉर्टिकोलिस वगैरह। चारों चीज़ें याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा जाता है। ये कह रहा है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ न्यूबॉर्न विद माइलोमेनिंजोसील। एक बच्चा है जिसको माइलोमेनिंजोसील है। व्हाट शुड इमीडिएट नर्सिंग केयर फॉर दिस इन्फेंट इंक्लूड? क्या इमीडिएट नर्सिंग केयर है? ये हमने पीडियाट्रिक में भी पढ़ा था क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव में भी आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइलोमेनिंजोसील अगर किसी बच्चे को है, वो किस तरीके से होता है बच्चे, इस तरीके से लंबार रीजन में इस तरीके से निकला होता है। तो अगर ये माइलोमेनिंजोसील बच्चे को है तो क्या करेंगे, हमेशा उसको कवर करो किससे, स्टेराइल मॉइस्ट नॉन एडहेरेंट ड्रेसिंग से। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। हमेशा ये जो माइलोमेनिंजोसील निकला हुआ है उसको कवर करो स्टेराइल मॉइस्ट नॉन एडहेरेंट ड्रेसिंग से, सैक को कवर करो। स्टेराइल होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए और नॉन एडहेरेंट होना चाहिए ड्रेसिंग, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे एक नॉन स्टेराइल मॉइस्ट नॉन एडहेरेंट ड्रेसिंग उस पर लगाते हैं मेनिंजोसील पे, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा आता है, याद रखना स्टेराइल लगाना होता है और नॉन एडहेरेंट, ताकि वो चिपके ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, गायनी से पूछा जाएगा। ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन वाया आईवी पिगी बैग इज प्रिस्क्राइब फॉर अ क्लाइंट इन लेबर। एक फीमेल जो लेबर में है उसको प्रिस्क्राइब किया गया है कि इसको ऑक्सीटोसिन दो ताकि ऑगमेंटेशन हो और जल्दी लेबर प्रोसेस करे। आफ्टर पीरियड ऑफ इनफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, क्यों दिया गया उसे ऑक्सीटोसिन, क्योंकि उसका इनफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था इसीलिए। व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आर लास्ट 90 सेकेंड और लॉन्गर। अब हम क्या करेंगे एज अ नर्स, अगर जो कॉन्ट्रैक्शन उस महिला को ऑक्सीटोसिन देने की वजह से 90 सेकेंड से भी ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्शन आने लग जाए तो। अब ध्यान रखें बच्चे, पहली चीज़, कभी भी अगर इनफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो तो हम उस लेडी को ऑक्सीटोसिन देते हैं, लेकिन कई बार आप ऑक्सीटोसिन ज़्यादा दे सकते हो जिसकी वजह से कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। अगर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएंगे ना बच्चे, यूट्राइन रप्चर हो सकता है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है, ठीक है, और फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है, प्लेसेंटा सेपरेशन हो सकता है, प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटा सेपरेशन हो सकता है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है, फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है, ये सारे चीज़ें होंगी। इसीलिए क्या क्या चीज़ें आप करोगे, सबसे पहला आप इन्फ्यूज़न को स्टॉप करोगे, क्योंकि आप जानते हो 90 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्शन आना एक बहुत ख़राब बात है, एक बहुत बुरी बात है। यानी कि आपने ऑक्सीटोसिन ज़्यादा दे दी है महिला को, जिसकी वजह से 90 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। सबसे पहले स्टॉप करो इन्फ्यूज़न को। उसके बाद फीमेल को साइड में टर्न करो उसको साइड में। क्यों बच्चे? ताकि फीटस के पास ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, फीटस को ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। इसीलिए जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनको कभी भी सुपाइन पोजीशन में नहीं रखा जाता है, हमेशा साइड लाइन पोजीशन में रखा जाता है ताकि फीटस को ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, ठीक है। ऑक्सीजन परफ्यूजन बढ़ा देती है फीटस की। नेक्स्ट,
नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बिल्कुल सही बच्चे। आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे कि एक पेशेंट है, मुझे लगता है कि उसको ऑक्सीटोसिन ज़्यादा हो गई है क्योंकि इन्फ्यूज़न वो कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी देर तक आ रहे हैं। फिर वेरीफाई द लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, आप ये भी देखिए बच्चे कि कितने देर तक कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। अगर 90 सेकंड से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो ये बहुत चिंताजनक बात है। और लास्ट है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया फेस मास्क, ये भी करेंगे बच्चे, ऑक्सीजन भी देंगे ताकि बच्चे को, फीटस को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती रहे, उसको ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो इसके आंसर है 1 2 3 4 5 सभी आंसर होंगे। अगर एक क्लाइंट को ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, कहीं देख ले कहीं गलती से ज़्यादा ना दे दें। और क्या क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉप कर दें, साइड में टर्न कर दें, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दें, कॉन्ट्रैक्शन की लेंथ देख लें और फेस मास्क के द्वारा उसको ऑक्सीजन दे दें। अब किसी भी तरीके से एनक्लेक्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। और एक ऑक्सीटोसिन का एक और साइड इफेक्ट होता है बच्चे, काफ़ी बार पूछा जाता है, वाटर इंटॉक्सिकेशन। वाटर इंटॉक्सिकेशन भी एक साइड इफेक्ट होता है, यूट्राइन रप्चर भी एक साइड इफेक्ट होता है ऑक्सीटोसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द सर्विक्स ऑफ अ क्लाइंट इन लेबर इज डायलेटेड 8 सेंटीमीटर। बच्चे सर्विक्स कितना डायलेट कर गई है, 8 सेंटीमीटर, और डायलेट कितना करती है, 10 सेंटीमीटर। यानी कि फीमेल अभी कौन सी स्टेज में है, ट्रांजिशन स्टेज में। ट्रांजिशन स्टेज में फीमेल है, 8 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है, 10 सेंटीमीटर डायलेट होना है। सी टेल्स अ नर्स दैट शी हैज़ डिज़ायर टू पुश। अब वो नर्स को कह रही है कि मुझे बहुत ज़ोर से डिज़ायर आ रही है, बहुत डिज़ायर है कि वो पुश करने की, एंड इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली अनकंफर्टेबल, और धीरे धीरे उसको और अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है और उसको पुश करने की डिज़ायर आ रही है। सी रिक्वेस्ट पेन मेडिकेशन। उसने नर्स से कहा कि प्लीज़ मुझे पेन मेडिकेशन दे दीजिए। व्हाट शुड द नर्स रिस्पॉन्ड। नर्स क्या रिस्पॉन्ड करेगी ऐसी कंडीशन में बच्चे, जब भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो या फिर पेशेंट को इतने जल्दी, अभी तो डायलेट भी नहीं हुई और उसको डिज़ायर टू पुश होने लगी है, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा डिले करने के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, लंबी लंबी ब्रीद लीजिए। ब्रीदिंग टेक्निक हम उनको बताते हैं ताकि जो पुशिंग वाली बात वो बहुत अर्ली फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ही कह रही है वो ना कहे। ठीक है, तो उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए बोलेंगे कि आपको गहरी गहरी सांस लीजिए, गहरी गहरी सांस लीजिए, पेन मेडिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हेल्प हर टू टेक पेंटिंग ब्रीदिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है। अ नर्स एडमिनिस्ट्रेड IM इंजेक्शन ऑफ विटामिन के। एक नर्स विटामिन के का IM इंजेक्शन देती है न्यूबॉर्न को, और न्यूबॉर्न को विटामिन के का IM इंजेक्शन कहाँ पर लगाया जाता है, वेस्टस लेटरलिस में। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। और प्री टर्म में कितना लगाया जाता है, 1 mg आई गेस। प्री टर्म और टर्म का देख लीजिएगा कि कितना mg लगाया जाता है, विटामिन के की डोज क्या होती है ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक IM इंजेक्शन लगाया जा रहा है विटामिन के का न्यूबॉर्न को। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द इंजेक्शन, क्यों लगाया जाता है विटामिन के का इंजेक्शन न्यूबॉर्न को बच्चे, क्योंकि जो न्यूबॉर्न की इंटेस्टाइन होती है वो स्टेराइल होती है, उसमें वो बैक्टीरिया नहीं होते, क्योंकि हम में तो वो बैक्टीरिया मौजूद हैं जो क्या बनाते हैं विटामिन के। इंटेस्टिनल फ्लोरा इन्हें कहा जाता है बच्चे, इंटेस्टिनल फ्लोरा। हम में इंटेस्टिनल फ्लोरा होती है और वही इंटेस्टिनल फ्लोरा क्या बनाती है, विटामिन के बनाती है। लेकिन बच्चों में होता क्या है, एक्चुअल में बच्चों में जो इंटेस्टाइन होती है वो बिल्कुल स्टेराइल होती है, उसमें कोई इंटेस्टिनल फ्लोरा नहीं होता है। तो जब उसमें इंटेस्टिनल फ्लोरा नहीं होता है तो विटामिन के भी नहीं बनेगा, यानी कि बच्चों में विटामिन के का निर्माण नहीं होता है। तो जब तक निर्माण नहीं हो जाता, जब तक बच्चों में भी इंटेस्टिनल फ्लोरा नहीं आ जाते और वो विटामिन के नहीं बनाने लग जाते, तब तक हमें बाहर से उसको विटामिन के देना है, ताकि कभी भी अगर ब्लीडिंग हो तो उसका खून रुक जाए। ठीक है, इसलिए बच्चों में ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए बाहर से विटामिन के देते हैं ताकि ब्लीडिंग के खतरे को कम किया जा सके, क्योंकि विटामिन के हेल्प करता है क्लॉटिंग में। ठीक है, तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या जाएगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अंटिल इंटेस्टिनल फ्लोरा इज एस्टेब्लिश्ड। जब तक इंटेस्टिनल फ्लोरा आ नहीं जाते तब तक हम बाहर से प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अंटिल इंटेस्टिनल फ्लोरा इज एस्टेब्लिश्ड, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अ क्लाइंट रिपोर्ट एक्सपीरियंसिंग नोजिया डिस्निया इन राइट अपर क्वाड्रेंट। एक व्यक्ति को नोजिया हो रहा है, डिस्निया हो रहा है और
राइट अपर क्वाड्रेंट में। अ क्लाइंट रिपोर्ट एक्सपीरियंसिंग नोजिया, डिजनिया एंड राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, और राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। अनरिलीव्ड बाय एंटासिड, द पेन अकर्स मोस्ट ऑफन ईटिंग अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट में फास्ट फूड खाने के बाद उसके राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या होता है, नोजिया, उसको पहले नोजिया डिजनिया फील होता है, फिर राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है। वट डाइट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट टू फॉलो, क्या डाइट नर्स उसे इंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलेगी कि आप क्या फॉलो करिए। सुनिए, जब भी आप फैट इंटेक करते हो ना, तो आपका जो गॉल ब्लैडर है उसमें स्टोर्ड है बाइल, और उस बाइल को बाहर निकलना होता है ताकि वो फैट के साथ मिक्स हो सके, इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन, और उसका डाइजेशन कर सके। तो जैसे ही आप फैट खाते हो ना, इसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है गॉल ब्लैडर का, जिससे कि अगर किसी व्यक्ति को गॉल स्टोन वगैरह कोई भी प्रॉब्लम है तो उस व्यक्ति का पेन में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन तो बढ़ गए हैं गॉल ब्लैडर के, जबकि आगे स्टोन वगैरह है। तो ऐसे व्यक्ति में जहाँ पर राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, जहाँ पर आमतौर पर क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है राइट अपर क्वाड्रेंट में, वहाँ पर आपको कोशिश करनी है, उसे कहना है कि आप लो फैट डाइट लीजिए, ताकि गॉल ब्लैडर स्टिमुलेट ना हो, उसका कॉन्ट्रैक्शन ना हो और आपको पेन ना हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अ पर्सन सस्टेन डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, एक व्यक्ति को डीप पार्शियल थिकनेस बर्न हुआ है while working on a boat in a town marina and seek advice from the nurse in the first aid station. The nurse encouraged the client to seek medical attention, but the client refuses. The nurse advised the person to go to the healthcare provider if, मेरी बात सुनिए, बर्न के बाद, ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी है कि बर्न के बाद अगर किसी पेशेंट को बर्न हुआ है तो उसमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है हाइपोवॉलीमिया का। सबसे ज़्यादा खतरा होता है कि इसका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्न की वजह से ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है और सारा का सारा फ्लूइड बाहर आ जाता है। ऐसे व्यक्तियों में शॉक का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। पहले 48 घंटे तक ये हम पढ़ चुके हैं, शॉक का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो अगर बर्न के किसी व्यक्ति में आपको यूरिन आउटपुट कम नज़र आ रहा है तो आप समझ जाइए कि कंडीशन और ख़राब होती जा रही है। यूरिन आउटपुट कम होता जा रहा है तो समझ जाइए और ख़राब होते जा रही है। तो अगर उसे बर्न है और हमें जानते हैं कि उसे हाइपोवॉल्यूमिक का रिस्क है, उसमें ब्लड वॉल्यूम कम है, तो कौन सी चीज़ अगर उसे होगी कि हम उसे कहेंगे कि आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए, डिक्रीजिंग यूरिन आउटपुट जब कम हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे, अगर ये आपको दिखने लग जाए कि मेरा पेशाब बहुत कम आ रहा है तो आप सीधा जाकर डॉक्टर से मिलेगा, क्योंकि आपको हाइपोवॉलीमिया हो सकता है। डिक्रीजिंग यूरिन आउटपुट इंडिकेट हाइपोवॉलीमिया। और किस वजह से होता है? क्योंकि फ्लूइड शिफ्ट करता है वस्कुलर स्पेस से बर्न एरिया की तरफ। ठीक है, तो ध्यान रखिए यूरिन आउटपुट का कम होना हर सिचुएशन में ख़राब बात होती है, लेकिन बर्न में तो और ज़्यादा। और बर्न में कौन से अल्सर होते हैं बच्चे? कर्लिंग अल्सर देखने को मिलते हैं। यहाँ से बर्न से पार्कलैंड फॉर्मूला याद करिएगा, पार्कलैंड फॉर्मूला जरूर पूछेगा एक क्वेश्चन। बर्न से एक तो बर्न सरफेस एरिया जरूर पूछेगा, कार्लिंग अल्सर पूछेगा, पार्कलैंड फॉर्मूला पूछेगा। और ये बताइए बर्न की कौन सी स्टेज में ब्लिस्टर्स बनते हैं? सेकंड स्टेज में किन का निर्माण होता है? ब्लिस्टर्स का निर्माण होता है, ये क्वेश्चन भी पूछेगा। और पेन कौन सी स्टेज से नहीं होता है? तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बर्न से बनेंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22। अ क्लाइंट हैज़ अ यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर इन प्लेस आफ्टर सर्जरी। एक क्लाइंट को यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर लगा हुआ है सर्जरी के बाद। व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन प्लानिंग द क्लाइंट सेफ्टी इन रिलेशन टू द डिवाइस। जब भी यूरिनरी कैथेटर रिटेंशन लगाया जाता है ना बच्चे, जब भी कैथेटर लगा होता है, एक बात का ध्यान रखें, हमेशा कैथेटर में 2-3 बातों का ध्यान रखें। एक तो कैथेटर को हमेशा क्लोज्ड सिस्टम में मेंटेन किया जाता है, कैथेटर को हमेशा क्लोज्ड स्टाइल ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ना कर पाए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा तो यूटीआई, यूरिथ्राइटिस, सिस्टाइटिस सब देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरा जो ड्रेनेज बैग है उसको हमेशा लोअर रखा जाता है आपके लेवल से ड्रेनेज बैग को लोअर रखा जाएगा और हमेशा क्लोज्ड सिस्टम बनाया जाएगा। अगर किसी को कैथेटर लगा हुआ है और उसका यूरिन सैंपल लेना है तो हम क्या करते हैं? नीडल से क्या करते हैं? एस्पिरेशन करते हैं।
नीडल से एस्पिरेशन करते हैं, एक पोर्ट बनाएंगे, वहाँ से नीडल से एस्पिरेशन कर लेंगे स्टाइल यूरिन। क्लोज सिस्टम मेंटेन करते हैं, लोअर रखते हैं, ये सारे क्वेश्चन। अगर किसी के यूरिथ्रा में ब्लड दिख रहा है आपको तो कैथेटर मत डालो, ये क्वेश्चन भी एनक्लेक्स का है, ठीक है। और कैथेटर से यही क्वेश्चन बनते हैं। फीमेल में यूरिथ्रा शॉर्ट होती है 4 सेंटीमीटर, इसलिए यूटीआई के चांस ज़्यादा होता है। मेल में 18 to 20 सेंटीमीटर की होती है, इसलिए यूटीआई के चांस कम होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन कैथेटर से बनेंगे। तो यहाँ पर बताइए कि यूरिनरी सिस्टम कैथेटर है, सर्जरी के बाद किस चीज़ का क्लाइंट सेफ्टी नीड में किस चीज़ का ध्यान रखेगी? कीप द सिस्टम क्लोज्ड एट ऑल द टाइम्स। यूरिनरी सिस्टम को हमेशा क्लोज रखा जाता है, ठीक है। अगर ओपन करेंगे, कहीं से भी ओपन होगा तो वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकते हैं, इसलिए इसे क्लोज रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट द नर्स शुड चेक टू डिटरमाइन वेदर द ट्रांसप्लांटेड किडनी इज फंक्शनिंग। ट्रांसप्लांटेड किडनी काम कर रही है या नहीं, इसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे? मैंने कभी भी आपको बताया कि किडनी को देखना है कितना अच्छा काम कर रही है तो क्रेटिनिन का लेवल देख लो, सीधा क्रेटिनिन का लेवल देख लो। अगर किडनी को, अगर लीवर को देखना है कितना अच्छा काम कर रहा है तो बिलीरुबिन का लेवल देख लो। ये 2 क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो बेस्ट इंडिकेटर ऑफ किडनी फंक्शनिंग क्या होता है? क्रेटिनिन। और क्रेटिनिन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 0.6 से 1.2। तो ये कह रहा है एक व्यक्ति के किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है, हमें देखना है कि जो नई किडनी लगाई गई है वो कितना अच्छा काम कर रही है। किससे पता करेंगे? सीरम क्रेटिनिन लेवल। क्रेट का लेवल ही हमें बताता है कि किडनी कितने अच्छे से काम कर रही है। किडनी का काम देखने के लिए हमेशा क्या देखो? सीरम क्रेटिनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बारी पूछा जाता है। अ नर्स हैज़ सिस्टिक फिब्रोसिस, सॉरी अ चाइल्ड हैज़ सिस्टिक फिब्रोसिस। एक चाइल्ड को सिस्टिक फिब्रोसिस है। व्हाट स्टेटमेंट बाय द पेरेंट अबाउट देयर प्लान फॉर द चाइल्ड डाइटरी रेजिमेंट प्रोवाइड एविडेंस दे अंडरस्टैंड द नर्स इंस्ट्रक्शन। सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में पेरेंट्स क्या नर्स को बताएंगे कि नर्स समझ जाएगी कि पेरेंट्स को पता है, और वो लाइन है आई शुड प्रोवाइड हाई कैलोरी बिटवीन मील्स। ये याद रखना बच्चे, ये कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जिस बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस है, बताओ क्या उसमें फैट एब्जॉर्ब हो पा रहा है? नहीं, फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब हो पा रहे? नहीं, उसमें न्यूट्रिएंट वगैरह एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे। अगर फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो क्या विटामिन ए, डी, ई और के एब्जॉर्ब हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे बच्चे में जिसमें कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, उसमें हमेशा याद रखना हाई कैलोरी डाइट देते हैं। और ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार कितने एग्जाम्स में आ चुका है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में कैसी डाइट देंगे? हाई कैलोरी डाइट, याद रखना। और सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसी डिजीज़ है? ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज़, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज़ है, ये बात भी ध्यान रखना। ये भी पूछा गया है दिल्ली एम्स में, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। और इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? स्वेट क्लोराइड टेस्ट। और स्वेट क्लोराइड टेस्ट में 40 से नीचे की वैल्यू नॉर्मल, 60 से ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव। 40 से 60 की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 60 से ऊपर पॉजिटिव होती है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए। स्वेट क्लोराइड टेस्ट, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, हाई कैलोरी, फैट वगैरह एब्जॉर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद ग्लूकोमा। एक क्लाइंट है जिसको ग्लाइकोमा है, नर्स उसको केयर कर रही है। व्हाट रैशनल एसोसिएटेड विद द नीड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन शुड द नर्स इंक्लूड इन टीचिंग प्रोग्राम। क्यों उसको नीड है ट्रीटमेंट की? याद रखें बच्चे, ग्लाइकोमा में क्या होता है? इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मल आईओपी कितना होता है? 10 से 21, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसे हम कहते हैं इंट्रा ऑक्यूलर बढ़ा हुआ है, जिसको ग्लूकोमा कहते हैं। ग्लूकोमा में याद रखना जितना विजन लॉस हो चुका है, लॉस्ट विजन, जितना विजन अभी तक चले गया है उसको कभी भी रिकवर वापस नहीं कर सकते, वापस रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए उसको बोलेंगे कि आपको ट्रीटमेंट लेना है। तो आंसर क्या जाएगा? लॉस्ट विजन कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। जो विजन लॉस्ट हो चुका है ग्लूकोमा की वजह से, अब उसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता। हाँ, फ्यूचर में और ज़्यादा विजन लॉस ना हो, इसको ज़रूर हम ट्रीटमेंट से सही कर सकते हैं, लेकिन जितना लॉस हो चुका है उसको वापस रिस्टोर नहीं कर सकते। और ग्लूकोमा ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ग्लूकोमा में टनल विजन देखने को मिलता है, और कौन से विजन में? सिर्फ सामने का दिखता है, पेरिफेरी का कुछ भी नहीं दिखता, इसीलिए इसे टनल विजन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद बिलो द नी एम्पुटेशन।
नी के नीचे एम्पूटेशन हो रखे हैं, बिलो द नी एम्पूटेशन। व्हाट शुड द नर्स एनकरेज द क्लाइंट टू डू? प्रिपेयर द रेसिडुअल लिम्ब फॉर प्रोस्थेसिस। अगर बची हुई लिम्ब में आप प्रोस्थेसिस लगाना चाहते हो तो नर्स उसको क्या करने को बोलेगी? बच्चे देखिए, जो बिलो द नी एम्पूटेशन है ना, उसके बाद अगर आप वहाँ पर प्रोस्थेसिस लगाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, पहले इस एरिया को इतना मजबूत बनाना है कि वो वेट को सह सके, वेट बियरिंग कैपेबिलिटी आ सके जहाँ से एम्पूटेटेड कर रखा है उस जगह पे। इसलिए हम क्या करते हैं, इस जगह को बार बार हार्ड सरफेस के अगेंस्ट दबाते हैं। मरीज को बोलना है कि इस जगह को पकड़ना है और इसको बेड पर ज़ोर ज़ोर से दबाना है आपको रोज़, ठीक है, पीरियडिकली, ताकि इसमें क्या हो, वजन उठाने की जो कैपेबिलिटी है वो आ जाए एम्पूटेटेड लिम्ब में, और बाद में उसमें प्रोस्थेसिस लगा के व्यक्ति अपना नॉर्मल लाइफ जी सके। तो हमें क्या बोलना है, प्रेस द एंड ऑफ द रेसिडुअल लिम्ब। रेसिडुअल लिम्ब का जो एंड है ना, उसको प्रेस करेंगे, बार बार उसको प्रेस करेंगे अगेंस्ट अ पिलो पीरियडिकली, एक पिलो के अगेंस्ट उसको पीरियडिकली प्रेस करेंगे ताकि उसमें वेट बियरिंग कैपेबिलिटी आ जाए और बाद में उसमें क्या लग सके, प्रोस्थेसिस लग सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सर्वेशन ऑफ अस्थमा। एक क्लाइंट में एक्सर्वेशन हो रहा है अस्थमा का। व्हाट शुड द नर्स प्लान टू डू बेस्ट हेल्प द क्लाइंट? सबसे बढ़िया नर्स क्या करेगी ताकि उसको बहुत राहत मिले। अस्थमा में क्या होता है बच्चे, पूरा नैरोइंग हो जाती है एयरवे की, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये डायलेट हो जाए। अगर ये डायलेट हो जाएगा तो उसके अच्छे से रेस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हो पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें कौन सी ड्रग देनी चाहिए अस्थमा के व्यक्तियों में? गिव प्रिस्क्राइब ड्रग टू प्रमोट ब्रोंकोलियर वैसोडाइलेशन, डायलेशन। हमेशा ऐसी ड्रग देनी है जो ब्रोंकाई को क्या करती हो, डायलेट करती हो। और क्वेश्चन आता है कि किसी मरीज को स्टेरॉइड भी देना होगा और ब्रोंकोडाइलेटर भी देना होगा, तो पहले आप क्या दोगे? ब्रोंकोडाइलेटर। ये क्वेश्चन भी एनक्लेक्स का है, पहले ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं, देन सेकंड नंबर पे स्टेरॉइड देते हैं। अस्थमा का और क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें चारकोट लेडन क्रिस्टल देखने को मिलते हैं, चारकोट लेडन क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। इसी में आपको CDW देखने को मिलता है अस्थमा में, कफ डिस्निया एंड वीजिंग। याद रखना, वीजिंग सबसे बड़ा क्वेश्चन है, पूछेगा वीजिंग किस में आपको देखने को मिलेगा, आंसर जाएगा वीजिंग किस में देखने को मिलता है, अस्थमा में देखने को मिलता है। कफ डिस्निया और वीजिंग आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट